Complete Edu. It's all about learning. Hello students, I welcome you on the Complete Edu e-learning platform. I Ramesh Kudara, your social study teacher. Now we are going to discuss about the geographical part. So question first जो है वो है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देश्य जल परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? Which Prime Minister of India called multi-purpose water project as the temple of modern India? तो हम अगर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो होते हैं जिसमें डैम बनाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, जिससे इरिगेशन के लिए कैनल्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं. इसे जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा गया है. इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि अगर इनका विकास होगा तभी मॉडर्न इंडिया बन पाएगा, ये कहा था. इसमें ऑप्शन हमारे पास है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो इन्होंने इसे जो है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल, रबी क्रॉप इज़. इसमें हमारे पास ऑप्शन है चावल, चना, मक्का और सोयाबीन. तो इससे पहले हमें इसे डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि रबी और इसके दूसरे कौन से पार्ट होते हैं. तो ये तीन तरह की फसल होती है. रबी, खरीफ और जायद. अब ये कौन सी फसल होती है, इनका समय क्या होता है? अगर हम रबी की बात करें, रबी की फसल जो उगाई जाती है वो होता है समय नवंबर टू मार्च. उसी के बाद खरीफ की बात करते हैं, खरीफ का होता है जून टू अक्टूबर. और जो जायद की फसल होती है दो समय में उगाई जाती है. बहुत थोड़े समय की जो है खेती होती है जिसके अंदर सब्जियां उगाई जाती है. इसमें दो समय होता है, जो रबी और खरीफ के बीच का समय होता है उसके अंदर इसे उगाया जाता है. इसे कहेंगे अगस्त से सितंबर तक, अगस्त टू सितंबर. और दूसरी होती है दिसंबर टू जनवरी. अब इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो इनकी अगर हम बात करें तो रबी के अंदर जो है वीट, यानी कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल होती है वीट, मस्टर्ड, ग्राम, यानी कि वो फसल जो सर्दियों के अंदर उगाई जाती है. और इसके बाद अगर हम खरीफ की बात करें तो ये वो जो गर्मियों के अंदर या मानसून के समय में उगाई जाती है. इसमें आती है राइस, मेज, गुआर, कॉटन, शुगर केन. लेकिन शुगर केन का याद रखना, ये पूरे साल के लिए खेती की जाती है. कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कॉटन की भी पूरे साल के एग्रीकल्चर की जाती है, जैसे हम महाराष्ट्र या गुजरात का पार्ट ले लेते हैं. शुगर केन तो हर जगह पूरे ईयर के लिए होती है. राइस भी, जो अगर हम बात करें रीजन साउथ इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर हर समय एक जैसा मौसम रहता है, वहाँ पे राइस पूरे साल एग्रीकल्चर, इसकी तीन फसलें ली जाती हैं. मिल्ट, ठीक है. तो ये हमारे पास होगी खरीफ की फसलें, रबी की, और जायद की जिसमें हम सब्जियां उगाते हैं, वेजिटेबल्स. ये वेजिटेबल्स सभी तरह के वेजिटेबल्स होती है जो सर्दियों और गर्मियों के अकॉर्डिंग उसको चेंज होती है, वो चेंज की जाती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान में स्थित तांबे की खान है? तो जो हमारे ऑप्शन हैं उनमें से तांबे की खान कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है मोरीजा, बानोल, डिगाना बाकरी, जावर, खेतड़ी सिंघाना. तो इसमें से हमारा जो कॉपर की माइन की अगर बात करें तो सही है, इसका आंसर है खेतड़ी सिंघाना.
जहाँ पर कॉपर की माइनिंग की जाती है। लेकिन जो दूसरे हमारे पास जो ऑप्शन हैं जैसे मोरिजा बानोला, ये जो ऑप्शन है यानी कि मोरिजा एक गांव का नाम है, विलेज का नाम है, और बानोल यहाँ पर जो माइनिंग की जाती है ये शहर है। ये है कहाँ पर? ये है जयपुर के अंदर। यहाँ पे क्या निकलता है? यहाँ पे आयरन ओर, यानी कि जो ऑब्टेन किया जाता है वो है आयरन ओर, यानी कि लोहा निकाला जाता है यहाँ से। उसके बाद हमारे पास दूसरा है ऑप्शन डिगाना बाकरी, डिगाना भाकरी। ये कहाँ पे है? ये है नागौर में। क्या निकाला जाए? टंगस्टन, यहाँ से टंगस्टन ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद है जावर, जावर जो है वो उदयपुर के पास है। यहाँ से क्या ऑब्टेन किया जाता है? जिंक एंड लीड, तो हमारे पास जो ऑप्शन था सही ऑप्शन है इसका खेतड़ी सिंघाना, यानी कि कॉपर खेतड़ी सिंघाना से ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है। वही जो हमारे पास बाकी जो हैं इसमें अगर कोई क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया होता तो हम इसका आंसर मोरजिला बोनाल यहाँ पे जयपुर में है, और ये आयरन ओर ऑब्टेन किया जाता है। डिगाना बाकरी ये नागौर के अंदर, यहाँ से टंगस्टन ऑब्टेन किया जाता है, और जावर जो उदयपुर के अंदर, वहाँ से जिंक और लीड ऑब्टेन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए व नीचे दिए गए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें हमें जो है अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जो है मैच करना है। तो इसमें जो लो इस्पात संयंत्र है किस राज्य में है? इसमें दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो। राज्य दिए हुए हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो हमें सही मैच करना है, तो अगर हम ए को मैच करें तो ए है दुर्गापुर। दुर्गापुर, उसके बाद हमारे पास है राउरकेला, उसके बाद है भिलाई, उसके बाद है बोकारो। तो ये सारे जो है यहाँ से आयरन ओर ऑब्टेन किया जाता है, या आयरन के यहाँ पर जो है संयंत्र लगे हुए, इंडस्ट्री लगी हुई है, आयरन इंडस्ट्री है यहाँ पे। यानी कि अगर हम बात करें दुर्गापुर, तो दुर्गापुर कहाँ है? यह है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है राउरकेला, यह है ओडिशा के अंदर। उसके बाद है भिलाई, भिलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर। और अब रह गया हमारे पास बोकारो जो है झारखंड। तो इनको हमें मैच करना था, तो ये इसका सही मैच है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और बोकारो झारखंड। लेकिन अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे हमें? तो ये वाला जो रीजन है जो इंडिया का, ये बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ से जो है सारे ये जो है आयरन और कोल ये सारा ऑब्टेन किया जाता है। यहीं पे ये सारे जो हैं ये रीजन पड़ते हैं, चाहे इसमें दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है। इस प्लेटू का रीजन है छोटा नागपुर प्लेटू से बोला जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर डेंसिटी कहाँ पर है? इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं जयपुर, भरतपुर, अलवर और दौसा। तो हम अगर किसी भी स्टेट के या अगर देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंपल सी बात है, जहाँ पे अगर आपको डेंसिटी पूछी जाए तो उसका जो कैपिटल जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर कैपिटल ना दी हो तो हमें उसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि वहाँ पर लोगों को जो जीवन यापन है उच्च स्तर का, यानी कि लाइफस्टाइल वहाँ पे अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है, हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अगर हम कोई भी कैपिटल सिटी देखते हैं, जैसे इंडिया की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है? स्टेट की अगर बात करें तो बिहार में है, लेकिन कैपिटल सिटी की बात करें तो 13,000 से ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जयपुर आ ही गया है, लेकिन है कितनी, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। जयपुर की हमारी जो पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन रहते हैं वो है 598 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर। वहीं दूसरा हमारे पास है भरतपुर। भरतपुर की हमारी है 503 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 503, 1 किलोमीटर के अंदर 598 पर्सन लोग रहते हैं। देन है अलवर। अलवर की अगर बात करें तो यहाँ पे है 438 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद है हमारे यहाँ पे दौसा ऑप्शन। तो दौसा का जो जो है डेंसिटी है पर पर्सन वो है 476 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो हमें ये जो डेंसिटी है सभी जो स्टेट की है वो याद करनी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ये है जयपुर की 598। तो इस हमेशा याद रखना, किसी भी स्टेट की अगर पूछी जाए तो उसकी कैपिटल सिटी हमें बतानी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, न्यू मैंगलुरु सी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो, अब जो पोर्ट होंगे वो कहाँ होंगे? जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पे होंगे। तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो कौन से स्टेट आते हैं? पहले हमें स्टेट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है गुजरात। ये हो गया गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ छोटी सी जगह पे गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद यहाँ पे आ गया केरला, उसके बाद यहाँ आ गया तमिलनाडु, उसके बाद आ गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ गया ओडिशा, यहाँ आ गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने स्टेट हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो अब हमें यहाँ से पता करना है कि यहाँ पे कौन से जो हैं वो सी पोर्ट आते हैं। यहाँ पे आता है कांडला, या महाराष्ट्र में मुंबई, एक आता है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, उसके आता है यहाँ मरम गोवा सी पोर्ट, जो गोवा का नाम होगा आगे तो उसे मरम गोवा। मुंबई, तो मुंबई में कांडला आपको याद रखना है, कांडला। उसके बाद है कर्नाटका। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। तो आपको नाम से पता होना चाहिए कि बेंगलुरु है तो मंगलुरु, यानी कि बिल्कुल सेम नेम है, तो आपको याद होगा कि मंगलुरु कहाँ है? सी पोर्ट कर्नाटका के अंदर, न्यू मंगलुरु। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर होगा। अब हमारा ऑप्शन सही है कर्नाटका।
केरला के अंदर है कोची, कोची सी पोर्ट। तमिलनाडु में टूटिकोरिन, और एक है चेन्नई सी पोर्ट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये वाले साइड वाले जो सी पोर्ट हैं, यानी कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो वेस्ट वाली साइड, इंडिया के वेस्ट वाली साइड सी पोर्ट है, ये सारे नेचुरल हार्बर हैं। नेचुरल हार्बर होते हैं कि प्राकृतिक जो पोर्ट की सुविधा देते हैं, जो बंदरगाह की सुविधा देते हैं। लेकिन इस तरफ वाले जो सी पोर्ट हैं, चाहे वो चेन्नई है, चाहे पारादीप है, यहाँ पे ओडिशा में पारादीप है, या यहाँ पे कलकत्ता, ठीक है, ये सारे जो सी पोर्ट हैं ये कोई भी फैसिलिटी नहीं देते हैं। इसकी वजह है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों ये जो सी पोर्ट हैं, ये सारे सी पोर्ट नेचुरल क्यों नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सारी की सारी जो रिवर है, जो वेस्टर्न घाट से बहती है, जो हमारी पेनिनसुलर पार्ट की जो रिवर्स हैं, वो किधर जाती है, सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके जाती है, एलुवियल लेके जाती है। वो कहाँ लेके जाती है, डेल्टा फॉर्म करती है यहाँ पर। तो डेल्टा क्या होता है, वो मिट्टी जमा देता है ओशियन के अंदर ले जाके। तो ये क्या करता है, यहाँ की जो ऊंचाई, जो मिट्टी है वो काफ़ी ऊंची तक आ जाती है, और वहाँ पर जो है ओरिजिनली या जो नेचुरली ओशियन से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जो शिप है। और इस तरफ जो कोई रिवर नहीं आती है, कोई भी रिवर डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, एस्चुरी फॉर्म करती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है नेचुरल हार्बर क्रिएट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम अगर देखें तो पहला कांडला है जो गुजरात के अंदर है, दूसरा मुंबई पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके बाद मरमगोवा है गोवा के अंदर, न्यू मैंगलुरु है कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर कोची पोर्ट है, टोटिकोरिन और चेन्नई पोर्ट है। तमिलनाडु में पारादीप है वेस्ट बंगाल में, और कोलकाता पोर्ट है, सॉरी ओडिशा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटॉमिक एनर्जी मिनरल। अब इन मिनरल्स में कौन सा हमारे पास एटॉमिक एनर्जी मिनरल है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो है कोल, पेट्रोलियम, बेरिलियम एंड नेचुरल गैस। तो हमें किस तरह की एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पे, एटॉमिक। तो एटॉमिक के लिए हम पेट्रोलियम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना हम कोल का यूज़ कर सकते हैं, ना नेचुरल गैस का, क्योंकि ये इस तरह की के लिए हमें क्या यूरेनियम, थोरेनियम, एनीटोमी या ग्रेफाइट या बेरिलियम जो होते हैं वो हमें जो है एटॉमिक एनर्जी मिनरल की तरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम एटॉमिक जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर क्रिएट कर सकते हैं। न्यूक्लियर वॉरफेयर भी हमें इसी से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बेरिलियम। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। इट मीन्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शो करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये तो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं वर्ल्ड के अंदर। अगर हम बात करें, एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और दूसरा ईस्ट हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है राजस्थान का लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। हमारे राजस्थान का इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 23 डिग्री 3 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, 30 डिग्री 12 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड। तो हमें इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है। इसके बाद है 23 डिग्री 3 मिनट वेस्ट लैटिट्यूड और 30 डिग्री 12 मिनट वेस्ट लैटिट्यूड।
तो हमें कौन सा, इसमें ईस्ट वेस्ट, तो इसमें हमें क्या देखना है, हम किस में पढ़ते हैं, नॉर्थ में। सही ऑप्शन क्या होगा जिसमें नॉर्थ दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ये नॉर्थ में है और ये नॉर्थ में है। तो हमारे पास ऑप्शन नॉर्थ का सिर्फ एक ही है, वो है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ एंड 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नॉर्थ का, तो हमें नॉर्थ ही बताना है। और अगर हमें लॉन्गिट्यूड पूछे तो उसमें हमें ईस्ट बताना है, क्योंकि हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पढ़ते हैं। वर्ल्ड के अंदर 4 हेमिस्फीयर होते हैं जिसमें हम अर्थ को बांट सकते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ हेमिस्फीयर, और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट हेमिस्फीयर, जिसके अंदर हम अर्थ को बांटते हैं। इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्थ की तरफ वाला नॉर्थ, और इक्वेटर से नीचे जो है उसे साउथ हेमिस्फीयर बोला जाता है। ये तो हो गया इक्वेटर, और इसे बोला जाता है ग्रीनविच, जो एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, ब्रिटेन के अंदर। उसे जीरो माना गया है, जिसे मेरिडियन बोला जाता है, उसे जीरो मानकर, यानी कि उस मेरिडियन से इस तरफ वाला ईस्ट और इस तरफ वाला वेस्ट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इंडिया कहाँ पड़ता है। इंडिया हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ में, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पड़ता है। लेकिन इंडिया का ये तो है मेन जो रीजन है, यानी कि जो लैंड मास है, पूरा इंडिया लैंड मास है वो 8 डिग्री 4 मिनट में पड़ता है। लेकिन इंडिया का जो एक्सटेंड है वो और भी आगे हो जाता है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उनका एक्सटेंड है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। इंडिया का एक्सटेंड जो है वो टोटल है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, क्योंकि हमारे जो मेन लैंड है उससे अंडमान निकोबार आइलैंड 2 डिग्री नीचे पड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो हमें सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दो रीजन है जहाँ पर हमारी सारी रिवर्स गिरती है। एक तो है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है अरेबियन सी। ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। अब हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि 70% जो हमारी रिवर्स हैं वो जाती है बे ऑफ बंगाल में, और जो रिमेनिंग 30% है वो हम 77% यहाँ जाती है और 23% हमारी अरेबियन सी में जाकर गिरती है। तो हमारे पास बहुत कम रिवर है जो किस तरफ जाती है, अरेबियन सी की तरफ जाती है। तो इसमें जो मेन रोल है वो है वाटर डिवाइड। एक वाटर डिवाइड है जो दिल्ली से चलता है और इस तरह से होते हुए पूरे इंडिया को एक दो हिस्सों में जो वाटर का फ्लो है, जो ड्रेनेज बेसिन है, उसे बांट देता है। तो इससे इधर वाली जो रिवर है वो सारी कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। लेकिन इससे इधर वाली जो रिवर है वो कहाँ जाएगी, अरेबियन सी में जाएगी। तो अरेबियन सी में जाने वाली हमारे पास जो रिवर है वो बहुत कम रह जाती है। ये रिवर कौन सी है, यानी कि जो सारी अरेबियन सी में ही गिरती है। जो मेन रिवर है वो है नर्मदा, तापी। तो हम इसके अंदर हमारा जो सही ऑप्शन है वो जो ऑप्शन दिए हुए हैं तापी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। हमारे यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है तापी, नर्मदा जाती है। इसके बाद अलावा इंडस, साबरमती, परियर केरला में आती है, और एक रहती है काली, ये कर्नाटका से आती है। ठीक है, तो इसमें से जो एक रिवर है वो है इंडस रिवर।
ये रिवर जो है वो पूरे साल बहती है, बाकी सारी की सारी रिवर जो सीजनल रिवर है, और ये जो रिवर है ये पेरेनियल रिवर है, यानी कि पूरे साल बहने वाली रिवर इंडस है। तापी, नर्मदा, साबरमती, काली और परियर, ये सारी जो रिवर है ये रेनी सीजन के अंदर बहती है। जब मानसून आता है तो ये पेनिनसुलर रीजन से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 77% बे ऑफ बंगाल में जाती है, वहीं जो 23% है वो रिवर, मेन रिवर है तापी, नर्मदा, इंडस, साबरमती, काली और परियर, जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मावट। मावट क्या है, यानी कि मावट का वर्ड क्या है, इससे आप क्या समझते हो? मावट वो रेन है जो सर्दियों के समय में गिरती है, उसे मावट बोला जाता है राजस्थान के अंदर, यानी कि यहाँ पे उसे मावट बोला जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है क्या, इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, रेनफॉल नियर द मालाबार कोस्ट इन द समर सीजन, नहीं, क्योंकि हम किसकी बात करें, राजस्थान की बात करें, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वार्म विंड ब्लो इन राजस्थान इन समर सीजन, तो उसे क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है, ये नहीं हो सकता। तो ये तो हम सभी परिचित हैं, किसे क्या बोला जाता है। देन उसके बाद है रेनफॉल ड्यू टू मेडिटेरेनियन साइक्लोन इन विंटर सीजन, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे शीत ऋतु में भूमध्य सागर चक्रवातों से होने वाली वर्षा। और नेक्स्ट ऑप्शन है साइक्लोन्स ऑफ द अरेबियन सी, अरेबियन सी में उठने वाले साइक्लोन जो है या चक्रवात है उनकी वजह से। इसका जो सही आंसर है वो है रेनफॉल ड्यू टू मेडिटेरेनियन साइक्लोन इन विंटर सीजन। अब हमें, अगर हम मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में जानना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड का मैप के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि मेडिटेरेनियन रीजन है कहाँ पे। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया का पार्ट, ये अफ्रीका, और ये इधर ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो रीजन है, यानी कि ये रीजन जो है, ये सर्कल जो मैं कर रहा हूँ, ये है मेडिटेरेनियन सी। इसे भूमध्य सागर भी बोला जाता है, तो मेडिटेरेनियन सी है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं, उन साइक्लोन की वजह से यहाँ पर जो हिमालय है और जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पे तो स्नोफॉल होती है, हिमालय में स्नोफॉल होती है, और जो साउथ नॉर्थ इंडिया है, जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे हल्की या मध्यम तेज गति की बारिश होती है, इसे बोला जाता है मावट। ओके स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान की किस वृक्ष को क्लब वृक्ष कहा जाता है। तो इसमें है रोहिड़ा, केर, बेर और खेजड़ी। तो हमें इसका जो सही ऑप्शन है वो है खेजड़ी, क्योंकि खेजड़ी जो है वो कम पानी के अंदर ज़्यादा समय तक रह सकती है, इसलिए इसे राजस्थान का क्लब वृक्ष कहा गया है, क्योंकि ये रेगिस्तान वाला हिस्सा है, डेजर्ट पार्ट है।